नमस्कार मित्रों, मैं वीरेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के इस सेशन में। हम लोग बात कर रहे थे वृद्धि और विकास के प्रश्नों की और हमने कुछ प्रश्न हल किए थे। मैंने बोला था कि अगली वीडियो में भी हम इसके प्रश्नों पर ही ध्यान देंगे, तो अब उन्हीं प्रश्नों की कड़ी में आगे कुछ और प्रश्न हम लेकर के आए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित लगभग प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है। आप लगातार यहाँ पे जुड़े रहेंगे और आपको चैप्टर विधिवत टॉपिक वाइज और प्रश्नों की पूरी श्रृंखला उस चैप्टर संबंधित अध्यायवार कराए जाएंगे। तो कुछ प्रश्नों को हमने किया था, आगे फिर क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो वृद्धि और विकास और उसकी अवस्थाओं संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में जो अगला प्रश्न है आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। विकास का अर्थ है 16 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। विकास का अर्थ है ए परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला और परिपक्वता तथा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। सबसे पहले जब मैं चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने इन्हीं कॉन्सेप्ट को बताया था। उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे और ये बताया था कि जब परिपक्वता और अनुभव, परिपक्वता और प्रशिक्षण ये दोनों साथ में चलते हैं तो विकास होता है। इसका मतलब जो ये चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, यही होगा। अब प्रेरणा तथा अनुभव ये हमने बात नहीं की थी, अभी तक इंस्पिरेशन की बात हमने नहीं की थी। अब प्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले, यहाँ भी प्रेरणा आ रही है, उसकी बात भी नहीं की थी। अब प्रेरणा एक आगे चैप्टर है, हम आपको पढ़ाएंगे दूसरी यूनिट में, ये मिलेगा आपको तीसरी यूनिट में। उसके बाद ये पहला परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये ठीक है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, लेकिन परिवर्तन कब होंगे? जब परिपक्वता और प्रशिक्षण ये दोनों होंगे। मैंने कहा था बच्चा चलना चाहता है तो उसको परिपक्व होने की भी आवश्यकता है और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। सीटेट सबसे उपयुक्त विकल्प की बात करता है। ये राजस्थान टेट में पूछा गया, टेट में। अगला प्रश्न है खिलौनों की आयु या टॉय एज किसे कहा जाता था? लेक्चर में मैंने भली भांति बताया था, टॉय एज पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये पहला ऑप्शन होगा ये यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ पे नहीं है, फोकस करिए। तो कौन सी नहीं है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता? पहला, दल समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था और डी खेलने की अवस्था। तो मैंने कहा था कि पूर्व बाल्यावस्था में ये शैशवावस्था के जो लास्ट में 1.5 साल से 2 साल के बीच है उसमें भी अनुकरण करने की ये जो अवस्था होती है ये होती है। लेकिन मैंने कहा था ट्रांजिशन पीरियड यानी पूर्व बाल्यावस्था की जो पहली स्टेज है और शैशवावस्था की जो लास्ट की स्टेज है ये दोनों एक साथ क्रियाएं हो सकती हैं। मतलब ये अनुकरण करने की अवस्था बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था में भी हो सकती है। फिर प्रश्न करने की अवस्था, प्रश्न भी करता है 2 साल तक होते होते। मैंने बताया था जिज्ञासा का विकास होता है, ये पूर्व बाल्यावस्था में तो होता ही होता है। प्रश्न करता है, जिज्ञासा होती है। खेलने की अवस्था टॉय एज तो मैंने पूर्व बाल्यावस्था को बता ही रखा है। तो इसका क्या मतलब होगा? जो पहला है दल समूह में रहने की अवस्था, यह इसका सही उत्तर होगा। क्यों? मैंने कहा था उत्तर बाल्यावस्था जब होती है तब स्कूलिंग स्टार्ट होती है। इसका मतलब जब 6 साल का बच्चा होता है तब स्कूलिंग स्टार्ट होती है, तो तभी वो नए नए साथी बनाता है, ग्रुप में रहना चाहता है, ट्रबल समेज मैंने बता रखा है। तो यह उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था है, ना कि पूर्व बाल्यावस्था। और यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था पूछा गया। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। तो जब 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था आती है तो मैंने कहा था कि जो पूर्व बाल्यावस्था होता है, मतलब जो 6, 7, 8 लगभग 8 वर्षों तक, तो इसमें पूरे गुण नहीं आ पाते हैं कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र ये सभी बता दें, ये पूरे गुण नहीं आ पाते हैं। लेकिन हाँ 8 साल से लेकर के और 12 साल के बीच में ये सारे गुण डेवलप हो जाते हैं। मैंने बताया था संख्या काउंटिंग कर लेता है, घड़ी देख लेता है,
द्रव्यमान बता लेगा कितना वेट है अगर बाट पे देखा जाए तो ये सारे जो मैंने बताया था मूलभूत गणितीय संक्रियाएं, तो मूलभूत गणितीय संक्रियाएं ये परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए जो उत्तर बाल्यावस्था यहाँ पे लिखा गया है, इसमें जो डी ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, ये तीनों ये बता सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 19 का डी ऑप्शन होगा सही। अगले प्रश्न पर है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। मैंने शैशवावस्था में बताया था, इसमें शर्म और गर्व नहीं बताया था। मैंने ये बताया था प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, भय, इस तरह से 2 साल तक होते होते होता है। अभी उसके अंदर ये भावना नहीं होती है कि शर्माना चाहिए हमें दूसरों के सामने इस प्रकार से, लेकिन जैसे वो 2 साल के ऊपर होता है वैसे ही वो शर्म करना सीख जाता है। इसका मतलब हम ये कहें कि जो बाल्यावस्था की अवस्था होती है वहां तक यह विकसित हो जाता है। अच्छा, लॉन्ग एज भी होती है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो जब सिर्फ बाल्यावस्था बोल दिया गया, इसका मतलब हम पूर्व और उत्तर दोनों उसमें सम्मिलित करेंगे। तो ऐसी अवस्था बाल्यावस्था में जाहिर सी बात है डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर जो है बाल्यावस्था ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो क्या नहीं है शैशवावस्था? इसमें देखते हैं ऑप्शन। पहला है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी है चिंतन प्रक्रिया और डी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो इसमें सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता मैंने बताया था, जब 2 साल तक होता है तो उसके जो सीखने की शक्ति होती है वो तेज होती जाती है, इसका मतलब ये तो होगा। फिर बी जिज्ञासा की प्रकृति, अभी अभी मैंने बताया कि जब 2 साल तक होने लगता है तो उसके अंदर जिज्ञासा आ जाती है, तो इसका मतलब ये भी शैशवावस्था में होगा। फिर जो डी ऑप्शन दे रखा है आपका, वो दे रखा है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो अनुकरण द्वारा भी शैशवावस्था में बच्चे सीखते हैं, वो बहुत कायदे से लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। और मैंने ये चीज़ बताई थी लेक्चर में कि 2 साल के पहले पहले बच्चा ये समझता है कि हम भी अपने घर में एक सक्रिय भागीदार की भूमिका अदा करें। इसका मतलब जैसे बड़े लोग किसी काम को करते हैं उसी तरह से यदि छोटे काम हमें दिए जाएं तो हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है। लेकिन जो सी ऑप्शन है चिंतन प्रक्रिया, तो शैशवावस्था में चिंतन की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होती है, क्योंकि जो विचार और भाषा होते हैं वो इतनी गहनता से शैशवावस्था में नहीं सीखी जाती है बच्चे के द्वारा। इसलिए चिंतन की प्रक्रिया वहाँ पर मुख्य विशेषता के रूप में नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है लेकिन मुख्य विशेषता के रूप में वहाँ पे चिंतन प्रक्रिया नहीं होगी। अर्थात इसका जो तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन वह सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया? ये मैंने बताया था कि जो स्किनर है उन्होंने व्यवहार की प्रक्रिया कही थी। बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, मैंने स्टेटमेंट के बारे में भी बताया था कि 3 से 4 स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं यूपी टेट परीक्षा में, सीटेट में 1-2 ही पूछ लिए जाते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो स्टेटमेंट है यह स्किनर का स्टेटमेंट, आप ध्यान रखेंगे। सेशन के अंत में विभिन्न प्रकार के जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं वो भी आपको नोट करा दिए जाएंगे, तो डोंट वरी फॉर स्टेटमेंट्स। अगले प्रश्न पर आते हैं। बाल्यावस्था अवस्था होती है, ए ऑप्शन 5 वर्ष तक, बी ऑप्शन 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक और डी कोई भी नहीं। इसमें से लास्ट वाली जो समयावधि है वह बताई गई है। तो इसमें लास्ट वाली समयावधि बाल्यावस्था की आपको कौन सी दिख रही है? 12 वर्ष तक। मैंने बताया था 2 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है, जिसमें से 2 से 6 बाल्यावस्था, 6 से 12 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, यानी 12 वर्ष तक की हमारी बाल्यावस्था चलती है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास की अवस्था। व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी? ए अधिगम एवं वृद्धि, बी व्यक्तिगत अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन और डी इसमें से कोई नहीं। अभी तक हमने लर्निंग की बात करी है और वृद्धि की बात करी है, तो जो विकास होगा वह अधिगम और वृद्धि इन दोनों की अवस्था होती है। व्यक्तित्व की बात जहाँ तक आती है, व्यक्तित्व के बारे में भी अलग से हम चर्चा करेंगे, आगे इसका टॉपिक आता है
इसमें इस तरह से भी होता है कि कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैटेगराइज ना कर पाने के कारण 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अलग चैप्टर से आ जाते हैं। तो व्यक्तित्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन यह भी अधिगम एवं वृद्धि से संबंधित ही है, क्योंकि अधिगम एवं वृद्धि की ही एक अवस्था है। व्यक्तित्व विकास उसमें हमारा होता चलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, तो वह भी होता चलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, अधिगम एवं वृद्धि। अगले प्रश्न पर आते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि और डी आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। मैंने बताया था विकास में वृद्धि। देखिए हमने कहा था कि वृद्धि और विकास ये दोनों अलग अलग संकल्पनाएं हैं, लेकिन जो वृद्धि होती है वो केवल मात्रात्मक होती है, वह केवल परिमाणात्मक होती है। परंतु जो विकास है वह परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। यहाँ हमने नहीं कहा था विकास कि सिर्फ गुणात्मक होता है, ऐसा हमने नहीं कहा था। मतलब विकास में वृद्धि शामिल है, यानी जो वृद्धि में चीजें आएंगी, यानी मात्रात्मक रूप से जो मापनी के द्वारा मापी जाएंगी वह भी विकास के अंतर्गत आएंगी, और विकास में गुण, व्यवहार, अभिवृत्तियां यह सभी भी विकास के अंदर आएंगे। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी बात करेंगे। जो डी ऑप्शन है यहाँ पे आकार, यानी यह वृद्धि से रिलेटेड हो गया। सोच, समझ, कौशल यह गुण से रिलेटेड हो गया, यानी आकार मात्रात्मक हो गया, सोच, समझ, कौशल या गुण से हो गया। तो जहां मात्रात्मक और गुणात्मक ये दोनों चीजें हमें मिलेंगी, हम वही ऑप्शन टिक करेंगे विकास में वृद्धि से। तो इसलिए यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। मैंने बताया था विकास कब होगा? जब परिपक्वता और प्रशिक्षण होंगी, यानी जो परिपक्वता है वो विकास से संबंधित है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन विकास, यह सही आंसर होगा। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है तनाव और क्रोध की अवस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और वह स्टेटमेंट यहाँ पे काम दे रहा है आपका। मैंने बोला था, स्टैनले हॉल ने बोला था कि जो किशोरावस्था की अवस्था है वो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तो कौन सी अवस्था तनाव, तूफान, संघर्ष की है? किशोरावस्था। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है, तो हम किशोरावस्था पर यहाँ पर टिक कर देंगे, बी ऑप्शन, किशोरावस्था। अगला प्रश्न आपका आता है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। यहाँ पर जो प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन होता है, स्मृति मतलब मेमोरी होता है, और समायोजन मतलब हम समायोजित करते चीज को, अनुकूलन, एडजस्टमेंट, वो समायोजन होता है। इसके अलावा शारीरिक विकास ये कह रहा है, तो समायोजन तो सामाजिक विकास के अंतर्गत आ रहा है। स्मृति और अभिप्रेरणा ये भी लर्निंग से रिलेटेड है। स्नायुमंडल, स्नायुमंडल का अर्थ होता है नर्वस सिस्टम से इसकी बात की जा रही है। तो जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो नर्वस सिस्टम से हम ले सकते हैं, जो शरीर से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन होगा स्नायुमंडल, वह आपका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास और डी है नैतिक विकास। यहाँ पर जो शरीर के आकार में वृद्धि, यानी इसका मतलब सिर्फ वृद्धि से है, ना कि विकास से। तो वृद्धि में वो जो मापनी के द्वारा मापी जा सकती है, किसी स्केल कोई भी बनाई गई होती है उसके द्वारा मापी जा सकती है, यानी मात्रात्मक रूप से जिसकी बात हो रही है वो होगा। तो शरीर के आकार में वृद्धि, तो आकार वृद्धि संवेगों से नहीं होगी क्योंकि वो विकास में चले जाएंगे, गुणात्मक हो जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास वह भी गुणात्मक हो जाएगा, नैतिक विकास वह भी गुणात्मक हो जाएगा। सिर्फ मात्रा से क्या होगा यहाँ पे? शारीरिक और गत्यात्मक विकास। तो इसलिए यहाँ पर जो वृद्धि से रिलेटेड चीज है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, तो वह ए ऑप्शन होगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, यह सही विकल्प होगा। और अंतिम प्रश्न है इसका आज के सेशन का, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से, ए बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बी विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, सी अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, और डी ऑप्शन है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है।
सीटेट के प्रश्नों में एक ध्यातव्य चीज होती है, ध्यान देने योग्य चीज होती है कि कोई भी यदि निगेटिविटी हमें दिखती है तो हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। क्या ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं। 6 वर्ष पे जब वो विद्यालय जाते हैं उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीजें सीख ली होती है, भाषा सीख ली होती है, अपने घर की भाषा सीख ली होती है, और थोड़ी बहुत हो सकता है बाहर की भाषा भी सीख ली होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो सीख ली होती है, पहाड़े याद कर लिए होते हैं, यानी स्मरण शक्ति उनके पास होती है, चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति उनके पास विकसित होती है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि विद्यालय में आने से पूर्व बच्चों को कोई भी पूर्व जानकारी नहीं होती है, तो यह हम नहीं कह सकते। इसलिए ये जो ऑप्शन है उसको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सी ऑप्शन, अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। अधिगम में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। डी, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ऐसा भी नहीं है, यदि एक टीचर 30 बच्चों को पढ़ा रहा है तो उन सबके अंदर वैयक्तिक विभिन्नता होगी और कॉन्सेप्ट को ग्रहण करने की अपनी अपनी प्रवृत्ति भी होगी। कोई जरूरी नहीं है कि यदि टीचर उन्हें समझा रहा है तो वो उसको ऐसे उसी रूप में ले लें जिस रूप में वो उसे बताना चाहता है। अलग अलग बच्चों के उस टॉपिक के विषय में विचार अलग अलग भी हो सकते हैं, तो यथावत वही सीखता है, यह चीज भी हम इग्नोर कर देंगे, निगेटिविटी। तो इसलिए जो पहला बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, यह यहाँ पे उपयुक्त विकल्प होगा। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, मतलब हम उनको पढ़ाते हैं, वह सीखते हैं और फिर अपने हिसाब से उसको कॉन्सेप्ट बनाते हैं, सीखते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह स्टेटमेंट है जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने साफ साफ यह चीज कही थी कि चिंतन आया है, पहले आया है, शैशवावस्था में ही बच्चा चिंतन की अवस्था को प्राप्त करता है और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। यह सीधा स्टेटमेंट पियाजे से संबंधित है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे और उन्होंने साफ साफ यह कहा था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यह किसका सेंटेंस है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, या घुमा करके इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो जीन पियाजे से यह संबंधित है और यह विकल्प यहाँ पर उपयुक्त विकल्प होगा। तो जो पहला ऑप्शन है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन, यह इसका सही विकल्प होगा। तो आज के इस सेशन में हमने कुछ और प्रश्नों जो वृद्धि और विकास और उसकी अवस्थाओं से संबंधित है उसकी तर्कपूर्ण व्याख्या हमने की। यहाँ पर प्रश्नों को करने का तरीका ही हमने नहीं सीखा, साथ ही साथ प्रश्नों को किया, आने वाले प्रश्न पत्र यानी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ इस तरह के जो अन्य प्रश्न होते हैं इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, उनको करने में हमें तर्क किस तरह से लगाना है यह भी हमने सीखा कि हम लेक्चर से उन तर्क को निकाल करके क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। इसकी जानकारी हमें सीटेट परीक्षा देने से पूर्व होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं सीटेट और टीईटी की परीक्षा के लिए। तो इसलिए इस प्रकार से तर्कपूर्ण हो करके माइंड में व्याख्या करके और इस चैनल से सहायता लेकर के आप प्रश्नों को करने का सही तरीका और सोचने का सही तरीका अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आगे के सेशन में भी अभी इसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आगे उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन 60-45 के करीब हैं, तो थोड़े थोड़े लेकर के हम डिस्कस कर सकते हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो में आपको बोरियत भी ना फील हो और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को परफॉर्म करते चले जाएं। चूँकि व्याख्या भी होनी रहती है, इस वजह से प्रश्नों को अच्छे ढंग से सीखना यह आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। तो इस चैनल के साथ बने रहें। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो, आप लोगों के लाइक कम आते हैं, आप जो देखें तो एक बार अगर आपको पसंद आती है, नो फोर्स, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें और जो भी आपकी क्वेरीज हों वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर क्वेश्चंस के साथ में आपको लेक्चर्स की बात आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर टैप करके कायदे से पहले लेक्चर पढ़ें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।